नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अनीता जैन, प्राचार्य जैन स्थानक वासी गर्ल्स डिग्री कॉलेज बड़ौद। आज आपके सामने सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित नौका विहार शीर्षक कविता की व्याख्या करने के लिए उपस्थित हूँ। इस कविता की व्याख्या करने से पहले मैं इस कविता के विषय में कुछ जानकारियाँ आपसे साझा करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम तो यह कविता गुंजन नामक काव्य संग्रह में संग्रहित है। यह कविता सन 1932 में प्रकाशित हुई थी। उस समय सुमित्रा नंदन पंत जी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ नामक स्थान पर रहते थे। प्रतापगढ़ में एक काला कांकर का राजमहल था। इस ही राजमहल में उन दिनों पंत जी का प्रवास चल रहा था। इस महल के पास ही गंगा नदी प्रवाहित होती थी और गंगा नदी को देख कर के एक दिन उनके मन में नौका विहार के भाव जागृत होते हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि प्रकृति के बड़े प्रेमी थे पंत जी, इसीलिए उनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। उनका बचपन प्रकृति की रोड में बीता था और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति वो इतने आसक्त थे कि प्रकृति को छोड़कर के उन्होंने विवाह करना भी स्वीकार नहीं किया। आप सभी ने शायद पंत जी की वो कविता सुनी होगी कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में, कैसे उलझा दूँ लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। तो वास्तव में पंत जी प्रकृति प्रेमी थे और इस नौका विहार कविता में पंत जी ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। इस कविता में उन्होंने गंगा को एक तपस्विनी बाला के रूप में चित्रित किया है। इसमें कवि का प्रकृति के प्रति प्रेम और उनके सूक्ष्म सौंदर्य चित्रण की सजीव अभिव्यक्ति हुई है। अंत में उद्बोधन है। प्रस्तुत कविता में कवि ने नौका विहार का जो चित्र खींचा है वह वास्तव में अनूठा है। जिस समय सहृदय इस कविता को पढ़ता है तो वह भी स्वयं को होले होले गंगा की लहरों पर थिरकता सा अनुभव करता है। तो आइए इस कविता की व्याख्या करते हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत शैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंबर सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर, शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। तो इस पद्यांश की व्याख्या करने से पहले आइए हम इसके क्लिष्ट शब्दों के अर्थ आपको बताते हैं। थोड़ा स्पीड अपनी कम रखूँगी, आप चाहें तो इन शब्दों के अर्थ को नोट कर सकते हैं। स्निग्ध माने चिकना या तरल, ज्योत्सना चांदनी, अपलक बिना पलक झपकाए निर्निमेष, अनंत जिसका अंत नहीं अर्थात आकाश, नीरव शांत, भूतल पृथ्वी तल, सैकत रेत, शैया बिस्तर, तनवंगी माने कृश अंगों वाली कृशकाय, ग्रीष्म विरल ग्रीष्म ऋतु के कारण जिसकी धारा पतली हो गई है उसे उन्होंने ग्रीष्म विरल कहा है। श्रांत माने थकी हुई, क्लांत माने शिथिल अंगों वाली या पसीने से तरबतर, निश्चल माने प्रवाहहीन, तापस बाला माने तपस्विनी बाला, दीपित माने प्रकाशित, मृदु करतल माने कोमल हथेलियाँ, उर माने छाती।
तो आइए अब इसकी व्याख्या करते हैं। शांति स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल। शांत स्निग्ध और चंद्रमा की उज्ज्वल चांदनी चारों ओर बिखरी हुई है। अपलक अनंत नीरव भूतल, और जो अनंत आकाश है वो अपलक बिना पलक झपकाए निर्निमेष दृष्टि से पृथ्वी को निहार रहा है। सैकत शैया पर दुग्ध धवल, रेत के बिस्तर पर दूध के समान श्वेत वर्ण वाली, तनवंगी माने कोमल अंगों वाली, ग्रीष्म विरल ग्रीष्म ऋतु के कारण जिसकी धारा पतली हो गई है, ऐसी गंगा नदी लेटी हुई है। कैसी लग रही है लेटी हुई? श्रांत माने थकी हुई, क्लांत माने दुखी, निश्चल माने प्रवाहहीन। और वो लेटी हुई गंगा नदी कैसी लग रही है? जैसे कोई तपस्विनी बाला लेटी हुई हो। तो कैसी लग रही है गंगा नदी लेटी हुई? मानो कोई शांत क्लांत और निश्चल तपस्विनी बाला वहाँ पर लेटी हुई हो। और कैसे लेटी है वो तपस्विनी बाला? शशि मुख से दीपित मृदु करतल, वो अपने हथेली पर अपने मुख को रखकर लेटी हुई है। तो ऐसा लगता है जैसे उसके चंद्रमा रूपी मुख से निकलने वाली किरणें उसकी कोमल हथेलियों को प्रकाशित कर रही है। लहरे उर पर कोमल कुंतल, उर माने हृदय, उसके हृदय पर जो लहरें हैं, यानी गंगा में जो लहरें उठ रही हैं, वो लहरें ऐसी लग रही हैं जैसे इस गंगा रूपी तपस्विनी बाला के हृदय पर उसके केश बिखरे हुए हैं। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। चांदनी रात है, आकाश में तारे चमक रहे हैं और तारों से भरे हुए नीले आकाश का प्रतिबिंब जब गंगा के जल पर पड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे तारों से जड़ा हुआ नीला आंचल लहरा रहा हो। गंगा के अंगों पर तारों से जड़े हुए आकाश का प्रतिबिंब जब गंगा के जल पर पड़ता है तो ऐसा लगता है मानो वो गंगा रूपी तपस्विनी बाला का मोतियों से जड़ा हुआ नीला आंचल है। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। गंगा के जल में कुछ गोलाकार लहरें उठ रही हैं, चंचल लहरें उठ रही हैं, और उन लहरों पर जब चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो वो लहरें वो ऐसी लगती हैं मानो वो गंगा रूपी नायिका की साड़ी में पड़ी हुई सिकुड़ने हैं। गंगा लेटी है तो लेटने के कारण उसकी साड़ी में सिलमटे पड़ गई हैं। तो इस प्रकार उन्होंने इस पद्यांश में गंगा को एक तपस्विनी बाला के रूप में चित्रित किया है। यह आपका पहला छंद हुआ। अब आगे हम दूसरे छंद पर चलते हैं। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सहस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघुतरणी हंसिनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुरिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। तो आइए पहले इसके भी जो क्लिष्ट शब्द हैं उनको हम नोट कर लेते हैं। सत्वर माने शीघ्रता से,
सस्मित माने मुस्कुराती हुई। पाल पाल कहते हैं नाव का वेग बढ़ाने के लिए उसके ऊपर जो चादर लगाई जाती है उसको पाल कहते हैं। लंगर नाव को रोके रखने के लिए लोहे का बना हुआ भारी कांटा। मंथर माने धीमी। लघुतरणी माने छोटी नौका। शुचि माने पवित्र स्वच्छ। रजत पुलिन माने रेती के किनारे जो चांदी के से लग रहे हैं। सघन माने प्रचुर। तो आइए अब इसकी व्याख्या करते हैं। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। चंद्रमा की चांदनी चारों ओर बिखरी हुई है। रात्रि का समय है और कवि कहते हैं कि हम नाव लेकर तेजी से नौका विहार के लिए चल देते हैं। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। नदी के किनारों पर रेत है। नदी के जो किनारे हैं वो रेतीले हैं। उन रेतीले किनारों पर चंद्रमा की चांदनी पड़ रही है तो वो सीपी के समान प्रतीत हो रहे हैं। और ऐसा लगता है चंद्रमा की किरणें जब उस रेत पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे रेत की सीपी के ऊपर मोती जो चंद्रमा की चांदनी मोती के रूप में विचरण कर रही है। लो पाले चढ़ी उठा लंगर। नौका विहार की पूरी तैयारी करी है उन्होंने, तो कहते हैं हमने पाले चढ़ा दी, लंगर को उठा दिया और मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघुतरणी हंसनी सी सुंदर। और हमारी वो छोटी सी नौका जो हंसनी के समान सुंदर थी, मंद मंद गति से धीमे धीमे उस गंगा के जल में विहार करने लगती है। कैसी लगती है विहार करती हुई नौका? तिर रही खोल पालों के पर, वो अपने पाल रूपी पंखों को खोलकर गंगा के जल पर तैरने लगती है। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, रात्रि का समय है, शाम का समय, हवा नहीं चल रही है, गंगा का जल निश्चल है, तो निश्चल जल के पवित्र दर्पण में जो गंगा के दोनों किनारे हैं उनका प्रतिबिंब गंगा के जल में पड़ता है तो में किनारे दुगने ऊंचे से प्रतीत होते हैं। यानी गंगा का जल एकदम निश्चल है। उस गंगा के निश्चल जल में जब उन रेतीले किनारों का प्रतिबिंब पड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे वो किनारे दुगने ऊंचे हो गए हों। काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चित प्रबल। काला कांकर का राजमहल, जैसा कि मैंने अभी बताया था, गंगा के किनारे पर था और ये कहा जाता है कि उसके 2 स्तंभ भी गंगा के अंदर थे। तो काला कांकर का राजमहल का प्रतिबिंब गंगा के जल में पड़ रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे काला कांकर का वो राजमहल गंगा के जल में शांत और निश्चिंत मन से सो रहा है। पलकों पर वैभव स्वप्न सगम, अपनी पलकों में अपने अतीत वैभव के स्वप्नों को भर कर के चुपचाप शांत सोया हुआ है। ऐसा वो काला कांकर के राजमहल का प्रतिबिंब जल में लग रहा है। तो ये व्याख्या हुई आपकी दूसरे छंद की। अब हम आगे चलते हैं। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल। ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, जिनके लघु दीपों को चंचल। अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। चल पैरती परिसी जल में कल, रुपहरे कचों में हो ओझल।
लहरों के घूंघट से झुक झुक, दशमी का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। तो आइए पहले हम इसके भी क्लिष्ट शब्दों के अर्थ स्पष्ट कर लेते हैं। विस्फारित माने खुले हुए, अंतस्थल माने हृदय, अविरल माने लगातार, पैरती माने तैरती, कल माने सुंदर, रुपहले माने श्वेत, कच माने बाल, ओझल माने गायब होना, तिर्यक माने टेढ़ा और चपला माने चंचल। तो ये हमारे इन शब्दों के अर्थ हुए। आइए अब आगे इनकी व्याख्या करते हैं। नौका से उठती जल हिलोर। जैसे ही हमारी नौका जल में आगे बढ़ती हैं तो जल में लहरें उठने लगती हैं, और जब जल में लहरें उठती हैं, उससे पहले तो गंगा का जल शांत था। नाव के चलने से जल में लहरें उठती हैं तो ऐसा लगता है जैसे आकाश के दोनों किनारे हिल रहे हों, क्योंकि आकाश का प्रतिबिंब गंगा के जल में पड़ता है और गंगा के जल में पड़ने वाला वो आकाश का प्रतिबिंब जल के हिलने से हिलता है। तो ऐसा लगता है जैसे गंगा के दोनों किनारे हिल रहे हैं। विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक चल दल। अब आकाश में चमकने वाले जो तारे हैं उनका प्रतिबिंब भी गंगा के जल में पड़ रहा है, और जिस समय उन तारों का प्रतिबिंब गंगा के जल में पड़ता है, लहरों के बीच में पड़ता है, तो ऐसा लगता है जैसे में तारे गंगा के अंतस्थल को प्रकाशित करके आँखों को फाड़ फाड़ कर किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा उस समय प्रतीत होता है। जिनके लघु दीपों की चंचल, अंचल की ओट की अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। आकाश में चमकने वाले तारों का प्रतिबिंब गंगा के जल में पड़ रहा है तो ऐसा लगता है जैसे ये लहरें इन चंचल दीपकों को अपने आंचल में लेकर के लुका छिपी का खेल खेल रही है। सामने शुक्र की छवि झलमल। सामने ही आकाश में शुक्र तारा चमक रहा है और उस शुक्र तारे का प्रतिबिंब भी गंगा के जल में पड़ रहा है। तो शुक्र तारे का प्रतिबिंब जब गंगा के जल में पड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई श्वेत परी गंगा के जल में क्रीड़ा कर रही है। अर्थात क्या कह सकते हैं हम कि शुक्र तारे का जो प्रतिबिंब गंगा के जल में पड़ रहा है वो एक परी के समान तैरता हुआ प्रतीत होता है। श्वेत चमकती हुई जल तरंगों में उस परछाई के ओझल होने का दृश्य इतना मनोरम है कि कवि को चांदी से चमकते सुंदर केशों में परी के छिप जाने का आभास होता है। लहरों के घूंघट से झुक झुक, दशमी का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। अब वो दशमी की तिथि थी जिस दिन वो नौका विहार कर रहे थे, तो जल में प्रतिबिंबित दशमी का चांद का तिरछा मुख कभी लहरों की चंचलता में छिप जाता है तो कभी साकार हो जाता है। उसे देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो अपने ही रूप यौवन से मुग्ध होकर नायिका अपने मुख को कभी घूंघट में छिपा लेती है तो कभी उसे बाहर करती है। तो देखिए प्रकृति का कितना सुंदर चित्र यहाँ पर कवि ने खींचा है। अब हम अगले पद पर चलते हैं।
जब पहुँची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष्ण कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। अति दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती भ्रू रेख सी अराल। अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ की उर पर शिशुसा समीप। सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल कर धारा को प्रतीप। वह कौन विहग क्या विकल शोक, उड़ता हरने निज विरह शोक। छाया की कोकी को विलोक। तो आइए इसके भी क्लिष्ट शब्दों के अर्थ हम देख लेते हैं। चपला माने चंचल, कगार माने किनारा, दूरस्थ माने दूर पर स्थित, कृश माने पतला दुबला, आलिंगन माने गले मिलना, क्षितिज वह स्थान जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए से प्रतीत होते हैं। विटपमाल माने वृक्षों की पंक्ति, भूरेख माने भौं, अराल माने टेढ़ा, प्रतीप माने विपरीत, विहग माने पक्ष। तो ये हुए इन शब्दों के क्लिष्ट शब्दों के अर्थ। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। अब पहुंची चपला बीच धार। कभी नौका विहार कर रहे हैं, नौका मंद मंद मंथर मंथर गति से चल रही है और चलते चलते वो धारा के बीच में पहुंच जाती है। छिप गया चांदनी का कगार। जब नौका विहार करते करते कभी काफ़ी दूर निकल जाते हैं तो चंद्रमा की चांदनी में चमकते हुए रेतीले तट स्पष्ट दिखाई नहीं देते, छिप जाते हैं। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष्ण कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। दूर से दिखते हुए दोनों किनारे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वे व्याकुल होकर गंगा की धारा रूपी नायिका के पतले कोमल शरीर का आलिंगन करने के लिए अधीर हो रहे हैं, और उसका आलिंगन करने के लिए उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं को फैला रखा है। अति दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल। अपलक नभ नील नयन विशाल। काफ़ी दूरी पर वृक्षों की पंक्ति है, तो वो वृक्ष